मान लो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नॉनवेज नहीं खाता। पहला पॉइंट याद रखना, मेरी डिमांड क्या है? मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो नॉनवेज नहीं खाता। मेरी दूसरी डिमांड, मैं बहुत खाता हूं। मेरी तीसरी डिमांड, उस थाली को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा जिस थाली में खाना बहुत ज्यादा हो और खाना बहुत ही व्यवस्थित हो। यानी मैं अगर एक एग्जामिनर हूं, मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूं, तो मेरी कुछ डिमांड्स होंगी जो इस प्रश्न में छुपी हुई हैं। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मुझे एग्जामिनर ना मानते हुए मुझे अपना मेहमान मानो। मान लिया, मैं आपके यहां मेहमानी करने आऊंगा। मेरी 3 शर्तें हैं, यानी मेरी 3 डिमांड है। पहला, मैं नॉनवेज नहीं खाता। दूसरा, मैं बहुत खाता हूं, यानी थाली भरी हुई होनी चाहिए। तीसरा, थाली बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। अब आप सब लोगों ने मुझे निमंत्रण पर बुलाया, मैं अलग अलग घर में निमंत्रण खाने गया, यानी मैं कॉपी चेक करने गया। अब देखते हैं जो आप लोगों ने थालियां लगाई हैं वो थालियां मुझे किस प्रकार से दिखाई देंगी। आप इसमें से किसी थाली को बुरा नहीं बोल सकते, यानी कोई भी आंसर राइटिंग खराब नहीं होती। और मुझे कोई एक थाली ही खानी है, यानी मुझे किसी एक व्यक्ति का ही सिलेक्शन करना है। तो तुम मेरी शर्तें याद रखो कि आंसर राइटिंग की शर्तें क्या थी। सबसे पहले मुझे जिस व्यक्ति ने बुलाया वो इतना भावुक हो गया, उसने कहा कि मास्टर मेरा प्रिय है, मैं मास्टर के लिए सबको रखूंगा। देखो, उसने रसगुल्ला रखा, चावल रखा, खीर रखा, सब्जी रखा, लेकिन इस नालायक ने टांग रख दी। क्या मैंने टांग की डिमांड की थी? नहीं, ये थाली नहीं है, ये कॉपी है। ये सब्जी चावल नहीं है, ये कंटेंट है। अरे जब मैंने बोला है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं तो काहे होशियार बन रहे हो? काहे को उसमें तुमने टांग घुसेड़ दी है? जहां टांग घुसेड़ोगे तो वहां नुकसान ही होगा, तुम्हारी थाली नहीं खाऊंगा मैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूछा जाए, जो बोला जाए वही करो। फालतू का ज्ञान घुसेड़ के नहीं आना है उसमें। अबे समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं? फालतू का ज्ञान नहीं देना है इसमें किसी प्रकार का। यानी क्वेश्चन की जो डिमांड है, तुम्हारे पास कंटेंट बहुत होगा, देना वो है जो मैंने मांगा है। अब इधर आओ, मैं तो भाई नॉनवेज नहीं खाता। ये वाली थाली देखो, क्या शानदार थाली है। दाल है, सब्जी है, सूखी सब्जी है, पापड़ है, प्याज है, चावल है। पर ऐसा लग रहा है बे तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया और खाना तुम मुझको दे रहे हो वो वाला जो रोज तुम टिफिन में खाते हो। शर्म तो आनी चाहिए ना। जो तुम कोचिंगों में आंसर राइटिंग कर रहे हो, जो घर पे तुम रफ कार्य कर रहे हो, उसी पैटर्न पे तुमने आके एमपीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग कर दी। यानी जो तुम घर में खाते हो वो मुझे खिलाओगे क्या? भले ही शाकाहारी भोजन है, देखने में भी व्यवस्थित लग रहा है, पर खाना बहुत साधारण है यार। इसने गलती यह की कि इसने इतना डाल दिया कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और तुम्हारा देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन साधारण है, तो मैं तुम्हारी भी थाली क्यों खाऊं यार? पॉइंट समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी आंसर राइटिंग खराब है, किसी का उत्तर खराब नहीं होता, बस मेरा टेस्ट अच्छा नहीं है। मैं मूडी आदमी हूं, मुझे एक थाली खानी है, मैं काहे के लिए तुम्हारी थाली खाऊं? यानी इसका मतलब मुझे किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, किसी एक कॉपी में मुझे अच्छे नंबर देने हैं। तो तुम बताओ, कंटेंट के साथ साथ क्या प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखता? रखता है। केवल अगर तुमने कंटेंट अच्छा रख दिया, वो भी अनावश्यक, तो कॉपी फेल हो जाएगी। कंटेंट यहां दिया नहीं, केवल प्रेजेंटेशन किया, तो कॉपी फेल हो जाएगी। अब मेरे पास ये 3 थाली है। अगर ध्यान से देखो तो मैं अगर इतना खाना खा लूंगा तो मुझे निश्चित तौर पर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। यानी ये वाला व्यक्ति शब्द सीमा लांघ गया। इसका मतलब यह है कि भाई का कंटेंट एक नंबर है,
प्रेजेंटेशन एक नंबर है, मजा आ गया, लेकिन क्षमता से ज्यादा तुमने खाना रख दिया, यानी शब्द सीमा लांग गए। 200 शब्दों में कहा था 250 रगड़ दिए, नंबर मिलेगा 0। हम क्या सीखे इन थालियों से? पहला सबक, जो बोला जाए वो करो, नहीं किया बाहर हो गए। दूसरा सबक, जो प्रैक्टिस तुम कोचिंग में करते हो, जो अभ्यास तुम अपने घरों में कर रहे हो, ऐसा साधारण अभ्यास करने का प्रयास मत करना, ये सभी कर रहे हैं। पॉइंट फॉर्म में लिख दो, स्टार बना के लिख दो, चंदा मामा बना के लिख दो, हो गई आंसर राइटिंग। ये गलती मत करना। तीसरी बात, शब्द सीमा का उल्लंघन मत करना। अब मेरे पास 2 थाली है, पोस्ट एक है, किसी एक के यहां खाना खाऊंगा, तुम खुद बताओ मुझे किस प्रकार के खाना थाली खाना चाहिए। सही बताऊं ना, तो इन सभी थालियों में मुझे ये वाली थाली सुव्यवस्थित लग रही है। इसका कंटेंट देखो कितना स्वास्थ्यवर्धक है, अगर मैं इसको खा भी लूंगा तो बीमार नहीं होऊंगा। इसका खाना थोड़ा भारी लग रहा है, यानी इसमें फेंकोलॉजी हुई है। इसका कंटेंट एकदम रिपोर्ट वाला, बिल्कुल डेटा टू डेटा रखा गया है, यानी इसमें कहीं कोई मुझे कमी नहीं दिख रही है। तो मैं इस वाली थाली को भी छोड़कर केवल इस थाली की तरफ जाऊंगा। इसका मतलब है कंटेंट जो रखना है वो ऐसा रखना है कि सामने वाले को नुकसानदायक, का मतलब वो कंफ्यूज ना हो। तो अगर तुम कोई कंटेंट लिख रहे हो, मान लो किसी की परिभाषा लिख रहे हो, तो उसके आगे किसी एक ऑथर का नाम लिख दो, तो सामने वाला निश्चिंत है कि इस बंदे ने परिभाषा किसी ऑथर की लिखी है। अगर तुम बता रहे हो कि भारत में जीडीपी ग्रोथ हुआ है, तो बोल दो इतने प्रतिशत, और ब्रैकेट में लिखो कि बजट 2023-24 के अनुसार। इसका मतलब ऑथेंटिक कंटेंट दे रहे हो। अगर वो पढ़ेगा, उसमें नंबर देगा, तो उसे नुकसान नहीं होगा, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा कि तुमने नंबर इसको ज्यादा क्यों दिए, क्योंकि इस बच्चे ने जो कंटेंट दिया है बड़ा ऑथेंटिक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है जो चेक कर रहा है। क्या निष्कर्ष निकालूं मैं इससे तुम्हारे लिए कि सर आंसर राइटिंग रखो साइड में। इतना मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी प्रश्न को देखूंगा तो 2 चीजों पर फोकस करूंगा। पहला, मुझे फॉर्मेट बनाना है, और जो प्रश्न पूछा गया है वो फॉर्मेट मुझे उसके हिसाब से बनाना है जो कॉपी चेक करने वाला है। सर ये कैसे मालूम चलेगा? हम सिखाएंगे आपको, हमारी टीम सिखाएगी आपको। दूसरा, कंटेंट डालना है, पर कंटेंट कैसे डालना है अब हमें समझ में आ गया। शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, अनावश्यक चीजें नहीं पटकनी है, साधारण उत्तर नहीं लिखना है, और कोशिश करना है कि जो कंटेंट लिखा जाए वो किसी रिपोर्ट का सहारा लेकर, किसी डेटा का सहारा लेकर, किसी ऑथर का सहारा लेकर लिखा जाए। खासकर भूगोल में तो बहुत होता है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत होगा मेरे साथ। क्या मैं आप तक पहुंच पाया हूं? मैंने ये बात आपको स्पष्ट कर पाया हूं कि आंसर राइटिंग में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक कंटेंट और एक फॉर्मेट। एक कंटेंट और एक फॉर्मेट। बोलो कि हाँ सर, हम कुछ कुछ समझ पाए हैं। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। अब मैं आपके प्रश्न उठाता हूं। यहां पे लोग मुझे सुनने आए हो कि मास्टर साहब आंसर राइटिंग कराएंगे, तो अब मैं बन रहा हूं बाबा जो सबके मन की बात जानता है। जितने बच्चे सुन रहे हैं उसमें 3 प्रकार के बच्चे हैं, तुम लोग बताना किस कैटेगरी में आ रहे हो। आंसर राइटिंग के लिए जब आप आए हो तो इसमें 3 प्रकार का बच्चा है। पहला बच्चा जिसके अंदर आंसर राइटिंग को लेके जिज्ञासा है, उसके दिमाग में 3 ही प्रश्न आएंगे आंसर राइटिंग को लेके। पहला प्रश्न, सर क्या लिखना है? समझ में नहीं आता मास्टर साहब, प्रश्न लिख जाता है, लिखना क्या है ये पता ही नहीं है। अगर आपके अंदर ये प्रश्न आ रहा है तो आप ये समझिए कि जिज्ञासा है आपके अंदर। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि सर कितना लिखना है? पता ही नहीं चलता सर, आप बोलते हो शब्द सीमा बाहर हो जाएगी, तो लिखना कितना है? और तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में यह है कि सबसे बड़ा, सर मास्टर साहब कैसे लिखना है, शुरू कैसे करें, अंत कैसे करें? अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो इसको मैं बोलता हूं प्राइमरी स्टेज। यानी ये वो बच्चे हैं जिनने जीवन में कभी आंसर राइटिंग की नहीं है,
पहली बार आंसर राइटिंग की क्लास करने आए हैं, और जब पहली बार मोहब्बत होती है तो दिल धड़कता है, आहें आहें निकलती हैं। तो पहली पहली बार मोहब्बत कर रहे हो, परेशान मत हो। ऐसे गोलू टाइप के सवाल आना जहन में बहुत स्वाभाविक है, सभी अधिकारियों के मन में आते हैं। तो अगर तुम इस स्टेज पर हो तो बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे ऊपर छोड़ दो चीजें कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, मैं इसी पर पहले बात करूंगा। लेकिन याद रखना कि जिनके अंदर ऐसी जिज्ञासा होती है ना कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये मेरी नजर में पानी के बुलबुले होते हैं। 4 दिन तो जोश रहता है, 5वें दिन फुस हो जाते हैं। और अगर ये बुलबुला नहीं टूटता है और तुम जूझते रहते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं आएगी। साइकिल चलाना सीखे हो कभी? एक दिन में तो सीख नहीं गए, लेकिन सीखने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि घुटने तोड़ लिए। मतलब साइकिल गिरा करती होगी तो घुटे ऐसे छिले हैं कि उससे चिंगारियां निकला करती रही होंगी, लेकिन साइकिल सीख के माने। आंसर राइटिंग भी वैसे ही है, एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन बार बार तुम रोज चलाओगे पेन साइकिल की तरह, तो एक दिन तो साइकिल चलाना सीख लोगे। और रोज अगर अभ्यास करोगे साइकिल का, तो हाथ छोड़ के भी चला सकते हो साइकिल, एक पहिए से भी चला सकते हो साइकिल, पीछे बैठ के चला सकते हो, आगे बैठ के चला सकते हो, यहाँ बैठ के चला सकते हो। जितना अभ्यास करोगे उतने मास्टर आदमी हो जाओगे आंसर राइटिंग में। अब तुम सोचो 4 दिन आंसर राइटिंग करें तो तुम्हारी अगली पीढ़ी आएगी मेंस देने, तुमसे ना हो पाएगा। क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये जिज्ञासा है। अगर जिज्ञासा में तुम उलझे रहे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने पता है एक बार क्या बोला? मैं बुद्धिमान नहीं हूं। आइंस्टीन बोलते थे मैं बुद्धिमान नहीं हूं, बस मेरे अंदर एक गुण है कि मैं किसी समस्या से ज्यादा देर तक उलझा रहता हूं। और अगर किसी समस्या से तुम बार बार उलझे रहोगे, उसमें लगे रहोगे, तो उस समस्या का समाधान निकलेगा। आंसर राइटिंग में भी यही है, तुम लगे रहो पर डे। रिजल्ट तो 6 महीने में आएगा, 2 दिन में नहीं आता, 6 महीने में रिजल्ट आते हैं इसके, 6 महीने में। अब आते हैं जिज्ञासा से सीधे जंप होकर समस्या की तरफ। ये वो कैटेगरी है जो दूसरी स्टेज में आती है। इन लोगों ने आंसर राइटिंग शुरू कर दी है और पिछले 2-3 महीने से कर रहे हैं, पर इनके सामने कुछ और समस्याएं हैं, और ये समस्या वास्तविक है। जैसे ये अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इन्हें इससे मतलब नहीं है क्या लिखना है, कितना लिखना है, इनकी समस्या अलग है। जैसे पहली समस्या है स्पीड स्लो है मास्टर साहब हमारी, ये इनकी अलग समस्या है। आंसर राइटिंग में स्पीड स्लो है सर, हम क्या करें। एक की समस्या अलग है, खराब हैंड राइटिंग है, ये वाली अलग कैटेगरी है। खराब हैंड राइटिंग है सर, हम क्या करें, ये समस्या है आंसर राइटिंग के अंतर्गत। एक पता है अलग समस्या, बोलता है सर लिखते लिखते भूल जाते हैं। ये प्रजाति बहुत अलग है, रेयर पाई जाती है। लिखते लिखते भूल जाते हैं, नहाना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, लिखते लिखते भूल जाते हैं। ये अलग कैटेगरी है। तो ये 3 समस्या है, स्पीड स्लो है, खराब हैंड राइटिंग है, और लिखते लिखते भूल जाते हैं। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी में आ रहे होंगे। और एक्चुअली पीएससी ना तो इस कैटेगरी में खड़े होने से निकलेगी, ना इस कैटेगरी में खड़े होने से निकलेगी। हमें पहले जिज्ञासा से समस्या की तरफ आना पड़ेगा। अगर जिज्ञासा है तो रास्ते में समस्या बहुत मिलेंगी, छोड़ के मत भागना। और अगर समस्या है, मैं खड़ा हूं, मेरे पास इसका समाधान है। इन सभी बातों का समाधान बाबा के पास मिलेगा, पूरा समाधान है मेरे पास। देखो कैसे, इस समाधान को मैं 3 स्तरीय प्रोग्राम के जरिए आपको सुलझाऊंगा, और वास्तविक ये असर करेगा, निश्चिंत रहना, वास्तविक रूप से असर करता है। पहला समाधान मैं ये बताऊंगा कि लिखने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए। जब आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो उससे पहले एक्चुअली तुम्हें क्या करना चाहिए। भाई क्वेश्चन देखते ही कुछ दिमाग में आएगा ना, तो ऐसा तो नहीं क्वेश्चन देखा और बड़बड़ बड़बड़ लिखने लगे। लिखने से पहले क्या करना चाहिए, उसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है। फिर कभी कभी क्या होता है, लिखने के दौरान भी समस्याएं आती हैं, तो जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो उसके दौरान जो समस्याएं आ रही होती हैं उसका भी समाधान है लिखने के दौरान। और जब आंसर राइटिंग खत्म हो जाती है, यानी लिखने के उपरांत, आफ्टर राइटिंग, तो 3 स्तर पर हम इसके समाधान का प्रयास करेंगे कि लिखने से पहले जब प्रश्न देखें तो दिमाग में क्या रखना चाहिए, लिखते समय दिमाग में क्या रखना चाहिए, लिखने के बाद दिमाग में क्या रखना चाहिए।
अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 1 का मतलब जो इनिशियल स्टेज पर है आंसर राइटिंग में, 2 का मतलब जो कुछ दिनों से कर रहे हैं लेकिन उनकी ये समस्याएं हैं, और 3 का मतलब समस्याओं से जूझ रहे हैं पर समाधान नहीं मिल रहा है। अब मुझे कमेंट करके बताओ एप्लीकेशन और यूट्यूब सभी पर आप किस कैटेगरी में आते हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से। झूठ मत बोलना, जिससे मुझे समझ में आए कि एक्चुअली मुझे कहां जाना है।